बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनामिक्स की हम यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। इस यूनिट में हम ऊष्मा इंजन तथा ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रक्रमों के बारे में। तो ऊष्मागतिकीय प्रक्रम को हम मूल रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रम को दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे जो कारण है वो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की कुछ कमियां। अब ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में क्या बताता है, इसके बारे में समझने के लिए हमें सबसे पहले कार्य की संकल्पना करनी पड़ेगी। तो ऊष्मागतिकी में कार्य एक स्थूल संकल्पना है। जब भी किसी यांत्रिक निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो कुछ न कुछ कार्य अवश्य होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के द्वारा ऊष्मागतिकी की किसी भी प्रक्रम में कार्य होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। अर्थात किसी निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। जैसे कि समीकरण में आप देख सकते हैं कि डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य है तथा डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा है। यदि हम डेल्टा यू बराबर 0 मान लें, इसका सीधा सा अर्थ है कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हुआ है, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वो जैसे के तैसे बनी हुई है। तब ये समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की समीकरण नंबर 1 हमें डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू देगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि निकाय द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो चुकी है। गिवन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वास्तविकता में ऐसा संभव नहीं है, तो ये एक आदर्श अवस्था है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हमें डेल्टा यू इक्वल टू 0 पर एक ऐसी स्थिति में ला के रख देता है जो कि एक आदर्श अवस्था है। दूसरी बात, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमें प्रक्रिया की दिशा का भी बोध नहीं हो रहा कि हमें डेल्टा क्यू देना है तब डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त होगा या डेल्टा डब्ल्यू प्राप्त होगा उससे डेल्टा क्यू जो है वो निष्कासित होगा। तो प्रक्रम की दिशा का बोध यहाँ पर इस ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से नहीं हो रहा। तब हम प्रक्रमों को दो श्रेणियों में बांटते हैं, जिससे कि हमें दिशा का ज्ञान हो जाए। अर्थात हमें दिशा का ज्ञान क्यों आवश्यक है, इसके लिए हम प्रक्रम को दो भागों में बांटते हैं, जिनमें से पहला भाग है या पहला प्रकार है उत्क्रमणीय रिवर्सिबल तथा अनुत्क्रमणीय इररिवर्सिबल। उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए कोई निकाय किसी विशेष प्रक्रम के दौरान अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाता है। प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाने के लिए हमारे पास ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, जिसमें हम डेल्टा क्यू ऊष्मा देंगे और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में डेल्टा यू परिवर्तन होगा तथा बाह्य कार्य हमें प्राप्त होगा। चित्र द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास है एक ऊष्मारोधी दीवारों से बना हुआ सिलेंडर। इस ऊष्मारोधी दीवारों से बने हुए सिलेंडर के अंदर कुछ मात्रा में गैस भरी हुई है तथा एक घर्षण रहित पिस्टन गैस पर ऊपर के साइड में लगा हुआ है। इस सिलेंडर को हम ऊष्मा देते हैं, कुछ मात्रा में ऊष्मा देते हैं, जिससे क्या होता है कि गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, अर्थात उसका प्रसार होता है और पिस्टन ऊपर की ओर खिसकता है। पिस्टन का ऊपर की ओर खिसकने का अर्थ है
हमें बाह्य कार्य प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों चित्रों से हमें ये पता लग रहा है कि ये तो थी प्रारंभिक अवस्था तथा ये उसी निकाय की अंतिम अवस्था है। और प्रारंभिक अवस्था में हमने इस निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी थी, जो गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए प्राप्त हुए बाह्य कार्य के योग के बराबर हो जाती है। तो हम एक प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में पहुंच गए। यह हो गई इनिशियल प्रोसेस। अब यदि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में पुनः विपरीत क्रम द्वारा लौटने में डेल्टा क्यू ऊष्मा यदि उत्सर्जित करता है, निष्कासित करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि निकाय अपनी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था में आ गए। अब ऐसा कब हो सकता है? देखिए, इस चित्र में हमने इस निकाय को डेल्टा क्यू ऊष्मा दी थी, अर्थात यही ऊष्मा हमें वापस से प्राप्त होनी चाहिए। इस ऊष्मा देने के कारण यहाँ पर पिस्टन द्वारा डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू कार्य किया गया। तो जो कार्य किया गया या हमें बाहर की तरफ प्राप्त हुआ प्लस कार्य, वो हमें वापस से इस पिस्टन को देना पड़ेगा। इस डेल्टा डब्ल्यू कार्य को देने के कारण निकाय की आंतरिक ऊर्जा में जो डेल्टा यू वृद्धि हुई थी वो वापस से कमी हो जाएगी, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में अब कमी आ गई है और वही कमी उस निकाय से बाहर हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो जो कार्य हमने इन दो चित्रों में किया था वही कार्य विपरीत क्रम में हमने इन चित्रों में किया है, अर्थात ऊष्मा दी गई थी, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हुई, कार्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर कार्य वापस से किया गया, आंतरिक ऊर्जा में वापस से कमी आई और ऊष्मा बाहर की तरफ हमें प्राप्त हो गई। अर्थात अंतिम से प्रारंभिक अवस्था में जब हम आए तो हम इसी समीकरण को, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को ही विपरीत रूप से लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो हम यह कह सकते हैं फाइनली कि वह प्रक्रम जिसे हम विपरीत क्रम में भी ठीक उन्हीं अवस्थाओं में संपन्न करें जिन अवस्थाओं में वो सीधे क्रम में संपन्न किया गया था, तो हम उस प्रक्रम को उत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। उदाहरण उत्क्रमणीय प्रक्रम के यदि हम लेना चाहें तो वो होंगे धीमी गति से किया गया समतापी तथा रुद्धोष्म प्रक्रम, ये सदैव उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है। तो धीमी गति से क्यों किया गया है, इसका भी कारण है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं इसका कि स्प्रिंग को धीरे धीरे खींचना, यहाँ पर फिर से हमने धीरे धीरे शब्द का उपयोग किया है। तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं कार्नो चक्र, जो हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कुछ शर्तें हमने निर्धारित की है और उन शर्तों का पालन करने वाला प्रक्रम ही उत्क्रमणीय प्रक्रम होगा। उनमें से पहली शर्त है प्रक्रम धीमी गति से होना चाहिए। धीमी गति से क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि प्रक्रम तीव्र गति से फास्ट हो रहा है, तेज गति से हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि ऊष्मा उत्पन्न होगी और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वो ऊष्मा परिवेश में पहुंच जाएगी और परिवेश में पहुंच जाएगी तो जो दी गई थी ऊष्मा उसका कुछ भाग निकाय से परिवेश में स्थानांतरित हो चुका है। यदि डेल्टा क्यू का थोड़ा सा भाग परिवेश में स्थानांतरित हो गया तो वो वापस से उस प्रक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता और वापस से यदि वो निकाय को प्राप्त नहीं हो सकता, इसका अर्थ है कि वो प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं कहा जाएगा। दूसरी जो शर्त है वो है घर्षण, प्रतिरोध, संवहन, प्रत्यास्थता या अन्य किसी भी कारण से ऊर्जा की हानि नहीं हो सकती। जैसे कि मैंने पहली शर्त में बताया कि ऊष्मा का कोई भी भाग निकाय से परिवेश में स्थानांतरित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ है तो वह निकाय अपनी पूर्वावस्था में नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसको दी गई ऊष्मा का कुछ भाग परिवेश को स्थानांतरित हो चुका है। तो सीधा सा मतलब है कि घर्षण, प्रतिरोध, संवहन, ये सभी काम
ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें निकाय से ऊष्मा का स्थानांतरण परिवेश में कर देते हैं। घर्षण हो, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे संवहन हो, चाहे प्रत्यास्थता हो, इन सभी कारणों से ऊष्मा निकाय से बाहर परिवेश में आ जाती है और परिवेश में आ चुकी ऊर्जा का हम वापस से निकाय में स्थानांतरण नहीं कर पाते। और यदि ऐसा हुआ तो डेल्टा क्यू जो निकाय को दी जा रही है वो डेल्टा क्यू हमें वापस से प्राप्त नहीं होगी और हम प्रक्रम को उत्क्रमणीय नहीं कह सकेंगे। तीसरी जो शर्त है वो है कि निकाय के ताप और दाब परिवेश के ताप और दाब के समान होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए कि यदि हमारे पास कोई निकाय है, उसके ताप दाब और परिवेश के ताप और दाबों में यदि बहुत ज़्यादा अंतर है तो इसका अर्थ है कि वहाँ पर ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ऊष्मा का स्थानांतरण निकाय से बाहर या परिवेश से निकाय में हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डेल्टा क्यू ऊष्मा जो निकाय को दी गई है या उसमें परिवर्तन आ जाएगा, या तो परिवेश में कुछ ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी या परिवेश से निकाय में कुछ ऊर्जा स्थानांतरित हो जाएगी। दोनों ही चीज़ें हमारे निकाय को उत्क्रमणीय नहीं बना पाएगी। अर्थात ये तीनों शर्तें पूरी होनी ही चाहिए, अन्यथा हमारा प्रक्रम उत्क्रमणीय नहीं रह पाएगा। तो ये था उत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में कुछ। अब इसके आगे